आज जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मौर्य राजवंश का पतन और सामाजिक स्थिति। ये 2 पॉइंट हमें पढ़ना है। तो मौर्य राजवंश मतलब पॉलिटिकल जो उनकी स्थिति है उसका पतन हो रहा है। तो देखिए अशोक की डेथ कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ये तो आपको कन्फर्म ही है। लेकिन मृत्यु के लगभग आप जोड़ लें 50 साल। तो ये जो 50 वर्ष हैं, इसी 50 वर्ष के अंदर ही मतलब 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य या राजवंश इतिहास के पन्नों में खो गया। हमने 2 शब्द कहा है, एक तो राजवंश भी कहा है और एक साम्राज्य भी कहा है। मतलब राजवंश तो खत्म हुआ ही, मतलब जो राजा चंद्रगुप्त राजा थे उनका वंश तो खत्म हुआ ही, उनके द्वारा निर्मित साम्राज्य भी खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। और आप जानते हैं कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश और मौर्य साम्राज्य की जिस पटकथा को लिखना शुरू किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जिससे लिखना शुरू किया था, वही 184 बीसी में आकर के अंतिम जो शासक हैं बृहद्रथ, उनकी हत्या के साथ ही समाप्त हो गया। अब प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इतना बड़ा साम्राज्य और इतना शक्तिशाली साम्राज्य जिसके सामने विदेशी या यूनानियों की हिम्मत तक नहीं पड़ी और वो सीमाओं पर उत्तर पश्चिम पर ही रुके रह गए, फिर इतना जल्दी वो खत्म कैसे हो गया? और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आएगा कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य समाप्त होगा वैसे ही देश के अंदर विदेशी आक्रमण बहुत तेज गति से हो जाएंगे और यह देश एक बार पुनः विखंडित होगा और विखंडित होने के बाद यहाँ पर विदेशी सत्ताओं का आधिपत्य स्थापित होगा। और जैसे ही मौर्यों का युग समाप्त होगा वैसे ही यहाँ एक बार पुनः अंधविश्वास, कर्मकांड, भाग्यवाद का ये दौर जमाना शुरू होगा। और इसीलिए मौर्यों के बाद का जो युग है उसे कहा जाता है हिंदू धर्म का या वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल। तो मौर्यों के बाद इस देश की एकता टूट चुकी थी। तो जब ये एकता टूटी, विदेशी सत्ताएं स्थापित हुईं, तो जब ये विदेशी सत्ताएं स्थापित होंगी तो उसके बाद गुप्तों ने इस देश को पुनः एकता के सूत्र में पिरोया था। लेकिन गुप्तों के बाद एक बार पुनः धर्म चढ़ा था, भाग्यवाद, अंधविश्वास, पाखंड ये बढ़ा था और उसका परिणाम ये हुआ कि पुनः यह देश टूट गया। और जब यह देश पुनः टूटा तो काफ़ी हद तक हर्षवर्धन ने इसे पुनः एकत्रित करने का कार्य किया था, लेकिन वह संभव नहीं हो सका और राजपूतों के काल में यह देश छोटे छोटे भागों में बंट गया। जब यह देश बटा, उस समय जब राजपूतों का दौर जमाना था, तो उस समय भी धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। जब धर्म चरमोत्कर्ष पर था तो यह देश टूटा, लोग कमज़ोर थे और बड़े आसानी के साथ इस्लाम यहाँ पर स्थापित हो गया। तो अगर हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम का जो आक्रमण होता है वो सफल क्यों रहा, तो आप कहेंगे हमारी धर्म की व्यवस्था ने ही हमारे समाज को इतना अलग कर रखा था, इतना विभेदीकरण कर रखा था, इतना ऊंच और नीच में बांट रखा था कि ऐसी स्थितियों में देश पर जब विदेशी आक्रमण हुआ तो हम कभी एकजुट नहीं हो पाए और देखते ही देखते भूसे के तिनके की भांति यहाँ का जो हिंदू समाज था, हिंदू सेना थी, राजपूत सेना थी, यह भूसे के तिनके की भांति उड़ते हुए चले गए। तो फिर
हमने एंशिएंट हिस्ट्री का आपका पूरा का पूरा एक डायग्राम, एक स्केच खींच दिया। लेकिन अब यहाँ प्रश्न आता है, यहाँ पहला प्रश्न आता है कि मौर्य राजवंश और साम्राज्य का अंत क्यों हुआ, मतलब इनके अंत का कारण क्या है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, इस पर विविध विचार हैं। तो पहला जो विचार आता है वो है ब्राह्मण या ब्राह्मणों का विद्रोह। अब सवाल इस बात का है कि ब्राह्मणों ने विद्रोह क्यों किया। मौर्य साम्राज्य के पतन में ब्राह्मणों का विद्रोह एक कारक था। यह किसने कहा है? आप कहेंगे एचपी शास्त्री ने कहा है, हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा है कि ब्राह्मणों के विद्रोह से ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। क्यों? क्योंकि मौर्यों का जो सेनापति है वो कौन है? आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग है। और यही पुष्यमित्र शुंग है जिसने बृहद्रथ की हत्या करके और मौर्य दीपक को बुझा दिया था। अब प्रश्न आता है कि आखिर ब्राह्मणों ने ऐसा किया क्यों? क्लियर? ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? तो आप कह देंगे एक, क्योंकि अशोक फर्स्ट जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, या आप कह सकते हैं कि बृहद शिलालेख है, इस बृहद शिलालेख में वह पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का निर्देश जारी करता है। मतलब पशु बलि पर वह रोक लगा देता है। तो जब वो पशु बलि पर रोक लगाएगा तो इससे क्या होगा? ब्राह्मणों का जो परंपरागत व्यवसाय है वह व्यवसाय यज्ञ में कुर्बानी देना यह रुक जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि जो मौर्य हैं ये कौन है? शूद्र हैं, जैसा कि ब्राह्मण कहते हैं, या ब्राह्मण धर्म कहता है, या ब्राह्मणवादी मानसिकता कहती है कि ये लोग शूद्र थे। और कोई शूद्र अर्थात निम्न जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कैसे उपदेश दे सकता है? ब्राह्मणों को यह स्वीकार नहीं था। क्लियर? ये कौन कह रहा है? आप कहेंगे प्रोफेसर एचपी शास्त्री कह रहे हैं। क्लियर? अब तीसरा जो पॉइंट है वो है महामात्यों की नियुक्ति। महामात्यों की नियुक्ति। कल के लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि अशोक का जो 5वां शिलालेख है उसमें अशोक दावा करता है कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में देवनाम्पी महामात्यों की नियुक्ति करता है, और ऐसा कार्य मुझसे पहले किसी और ने नहीं किया है। मतलब इस नियुक्ति पर अशोक को क्या है? अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा है। ठीक है, कौन? अशोक। तो आप याद रखिएगा कि महामात्यों की जो नियुक्ति हुई, इस महामात्यों की नियुक्ति से ब्राह्मणों में असंतोष क्यों आया? तो आप पहले तो ये जानिए कि महामात्य का कार्य क्या था। महामात्य का कार्य था धर्म का प्रचार करना, प्रचार करना। और देखिए यहां धर्म लिखा है, लेकिन ब्राह्मणों ने इसे धर्म समझा। तो जो धर्म का प्रचार था यह किसका कार्य है? महामात्यों का कार्य सौंपा गया। और धर्म का प्रचार प्रसार करना किसका पुश्तैनी अधिकार था? तो आप कहेंगे पैतृक व्यवसाय था। किसका? आप कहेंगे कि सर ये ब्राह्मणों का एक पैतृक अधिकार था। क्लियर? तो लेकिन जब महामात्य की नियुक्ति हुई तो उसमें कौन आया? हर योग्य व्यक्ति आ गया। हर योग्य व्यक्ति आया। अब वो ब्राह्मण ही नहीं था, अपितु गैर ब्राह्मण था। क्यों? क्योंकि महामात्यों में नियुक्ति के लिए एक परीक्षा ली जाती थी और उस परीक्षा का नाम था उपधा परीक्षण। और इस परीक्षण में ब्राह्मण सफल नहीं हो पाए। तो जब ब्राह्मण सफल नहीं हो पाए तो इसमें जो सफल होगा वही महामात्य बन जाएगा।
ठीक है, ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का जो पुश्तैनी अधिकार था वो छिन गया। ठीक है, ये आपने जाना। इसके साथ ब्राह्मणों में क्यों असंतोष था? तो देखिए, अशोक ने अपने शासन में या राज व्यवस्था में एक सिद्धांत दिया था, दंड समता और व्यवहार समता। जो दंड समता और व्यवहार समता की बात उसने किया अशोक ने, उसके द्वारा उसने क्या किया? उसके द्वारा उसने कानून की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। कानून की सर्वोच्चता मतलब ये कानून ही सर्वोच्च है, यह स्थापित कर दिया। तो जरा आप एक बात बताइए, इसी कानून की सर्वोच्चता का प्रश्न था कि अशोक का बेटा कुणाल जो कि उसका उत्तराधिकारी बना, वह ब्लाइंड था, अंधा था, क्योंकि उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी किसके द्वारा? तक्षशिला की मंत्रिपरिषद के फैसले के द्वारा, क्योंकि तक्षशिला में गमन हुआ था और उस गमन का दंड में कुणाल की दोनों आंखें निकाल दी गई। अशोक ने वहां हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसका बेटा था, उसका वारिस था, उत्तराधिकारी था। तो अशोक ने उस समय हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर अशोक अपने बेटे को बचाने के लिए कार्य करता तो इसका मतलब उसका बेटा कानून से ऊपर हो जाता। लेकिन अशोक ने किया क्या? दंड समता और व्यवहार समता का नियम दे करके, ठीक है, देश की जनता को कानून की नियंत्रण में ला दिया। मतलब कानून के समक्ष समता का सिद्धांत उसने दे दिया, और ऐसा करने वाला अशोक विश्व का पहला व्यक्ति है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों पर क्या असर आएगा? जब दंड समता और व्यवहार समता की बात आएगी तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका सीधा प्रभाव ब्राह्मणों पर पड़ेगा। क्यों? तो आप कहेंगे कि सर, इसके पहले ब्राह्मण खुद को कहते थे अदंडनीय, ठीक है, फिर ये कहते थे कि हम भूदेव हैं, मतलब पृथ्वी पर घूमता फिरता देवता है। और वो एक बात और भी वो करते थे कि ब्राह्मण कोई पाप नहीं करता, इसलिए वह दंड नहीं दिया जा सकता, उसे कभी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। यह चीज सब उन्होंने अपने लिए व्यवस्था दे रखी थी। लेकिन जैसे ही यह नियम आ जाएगा, दंड समता और व्यवहार समता का नियम आ जाएगा, वैसे न वो भूदेव रह पाए और न ही अदंडनीय बन पाए। क्योंकि अशोक ब्रह्मगिरी शिलालेख में कहता है कि मैंने पृथ्वी से भूदेवों को समाप्त कर दिया है। भूदेवों को समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि समस्त ब्राह्मणों को उसने कत्ल कर दिया है, अपितु उनके जो विशेषाधिकार थे उन विशेषाधिकारों का उसने हनन कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। तो इतनी बातें किसने कहा? तो आप कहोगे कि सर, इतनी बातें सभी एचपी शास्त्री सर ने दलील दी थी कि यही बातें थी जिसके कारण ब्राह्मणों में असंतोष फैला था, और उस असंतोष का नेता बना था पुष्यमित्र शुंग, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बगावत करके, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश और साम्राज्य दोनों का अंत हो गया। क्योंकि खुद पुष्यमित्र शुंग सेनापति जरूर था, लेकिन वह मौर्यों की कूटनीति नहीं थी, और यही रीजन था कि देश को वह संभाल नहीं पाया और देश ये बिखर करके रह गया। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं। अब एचपी शास्त्री की आलोचना कौन कर रहा है? कौन इस बात से सहमत नहीं है? तो आप कहेंगे प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है, यह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अशोक जो विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, दुनिया में पहली बार अगर फ्रैटर्निटी का संदेश कहीं से गया तो आप कहेंगे बंधुत्व का संदेश गया, विश्व बंधुत्व का सपना अगर कहीं देखा गया तो वह हमारी ही जमीन से देखा गया था। और इस सपने को राज व्यवस्था में स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? द ग्रेट अशोक हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है, कि हेमचंद्र राय चौधरी क्या कह रहे हैं, एचपी शास्त्री की आलोचना कैसे कर रहे हैं। हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है, कॉमनली इतना ही पढ़ा जाता है, राय चौधरी के नाम से लोग जानते हैं। तो
पहली बात आप याद रखिएगा कि राय चौधरी एचपी शास्त्री से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि अशोक ने पशु बलि पर कभी भी कंप्लीट रोक लगाई ही नहीं, और ऐसी स्थिति में एचपी शास्त्री का यह कहना कि यज्ञ में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा रही थी, इसलिए ब्राह्मणों में असंतोष था। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि ब्राह्मणों के साथ और श्रमणों के साथ हमारी जनता कभी भेदभाव न करे, मतलब इनको अपमानित न करे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह सिद्ध हो जाता है कि अशोक कभी भी ब्राह्मण विरोधी नहीं था, अपितु ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वो विरोधी था। वो ब्राह्मण का विरोधी नहीं है, अपितु ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, जातिपात है, वर्णवाद है, वह उसका विरोध कर रहा था। ठीक है। क्योंकि इसी का पशु हत्या का जो इन्होंने संदेश दिया था, ठीक है, ब्राह्मणों ने, आपको याद रखना चाहिए कि इसी का विरोध करते हुए बुद्ध और महावीर स्वामी आए हैं। तो अब तो राय चौधरी सर ने तो केवल हेमचंद राय चौधरी का विरोध किया, लेकिन हेमचंद राय चौधरी के अनुसार, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का विनाश कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं। ठीक है। आप दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा। अभी आपने देखा ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और अब आपको दूसरी जो हेडिंग डालनी है वो है अशोक की शांतवादी नीतियां। तो मौर्य साम्राज्य के पतन में हेमचंद राय चौधरी का क्या कहना है? इनका कहना है कि अशोक की जो शांतिवादी नीतियां रही हैं, उस शांतिवादी नीतियों से ही मौर्य साम्राज्य का विनाश हुआ है। तो आइए देखते हैं हेमचंद राय चौधरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इनका कहना है कि अशोक की शांतिवादी नीति ये किसका मत है? ये हेमचंद राय चौधरी का मत है। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं। हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि मगध का इतिहास क्या है, मगध का उत्थान कैसे हुआ। उत्थान कैसे हुआ? तो आप कहेंगे कि सर जो मगध का उत्थान हुआ है, ये मगध का उत्थान अनवरत युद्ध से हुआ है। ठीक है। मगध का जो उत्थान आया है, ये उत्थान कैसे हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर यह लगातार युद्ध के कारण हो रहा है। लेकिन अशोक ने क्या किया? अहिंसा की नीति अपना ली, शांति की नीति अपना लिया, और उसका परिणाम क्या होगा कि साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाएगा। तो आप याद रखिएगा ये किसका विचार है? हेमचंद राय चौधरी का है। आलोचना आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कि क्या कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपनी सेना को भंग कर दिया? नहीं, उसने अपनी सेना को भंग नहीं कर दिया। क्या वो आटविकों को 13वें शिलालेख में धमकी नहीं देता? क्या उसने मृत्यु की सजा समाप्त कर दी? इसका मतलब यह है कि अशोक ने शांतिवादी नीति जरूर अपनाई, लेकिन उसकी शांतिवादी नीतियां व्यवहारिक थीं। क्लियर? और देखिए पतन की जहां तक बातें आई, तो क्या नेपोलियन तो लगातार युद्ध करता रहा, सिकंदर तो लगातार युद्ध करता रहा। क्या सिकंदर का साम्राज्य नहीं नष्ट हुआ? क्या नेपोलियन का साम्राज्य नहीं नष्ट हुआ? तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से हेमचंद राय चौधरी के विचारों से भी सहमति नहीं व्यक्त की जा सकती। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति और करों की अधिकता। तो इनके मौर्य साम्राज्य के पतन का एक और कारण है करों की अधिकता। करों मतलब टैक्स की अधिकता और आर्थिक स्थिति।
मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। तो यह किसका विचार है? पहले तो आप याद रखिएगा कि प्रोफेसर डी डी कौशाम्बी, धर्मानंद देव कौशाम्बी या डी डी कौशाम्बी। तो प्रोफेसर कौशाम्बी का क्या कहना है? देखिए, प्रोफेसर कौशाम्बी एक लेफ्टिस्ट या वामपंथी इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा कि मौर्यों का विनाश इसलिए हुआ है क्योंकि मौर्यों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक डामाडोल हो चुकी थी। अब ये डामाडोल क्यों हुई? क्योंकि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए राजकोष को खत्म कर दिया था। धर्म के प्रचार के लिए क्या कर दिया? राजकोष को खाली कर दिया था। और इसकी पुष्टि प्रोफेसर डी डी कौशाम्बी ने आर्थिक मौर्यों की बदहाल आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा है, प्रमाण दिया है पतंजलि के महाभाष्य से। अब पतंजलि का जो महाभाष्य है बच्चों, महाभाष्य, इसमें क्या लिखा गया है कि मौर्यों की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी थी, इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि वे लोग देवी देवताओं की मूर्तियों को बना करके बेचते थे और इससे जो आय प्राप्त होती थी उससे वे खर्च को चलाते थे। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्लियर? क्यों ऐसा नहीं है? तो आप कह दीजिएगा कि सर देखो, इस पे दो विचार आते हैं। क्या विचार आता है? देखिए, जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वह आपकी निजी पौरुष का परिणाम होती हैं। अर्थव्यवस्थाएं अगर बाह्य रूप से दी गई हैं और पैतृक रूप से दी गई हैं तो उसे संचालित करने वाला हमारा उत्तराधिकारी कैसा है वह इस पर निर्भर करता है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई राजकोष था? नहीं, उसके पास योग्यता थी। क्या बाबर के पास कोई राजकोष था? नहीं, उसके पास योग्यता थी। तो इसका मतलब हमको ये भी याद रखना होगा, ठीक है, कि आर्थिक स्थितियां यह स्वयं के वजूद पर निर्भर करती हैं, स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करती हैं। और अब हम लोग अगली बात जो करेंगे वो कहेंगे संपदा और संस्कृति का असमान वितरण। मौर्य साम्राज्य का विघटन इसलिए हुआ क्योंकि जो संपदा है और संस्कृति है, ठीक है, इसका असमान वितरण हुआ था, असमान वितरण था। तो अब अगर हम लोग समझते हैं कि असमान वितरण कैसा रहा, तो देखिए, जो संपदा का पहले देख लेते हैं कि इसका असमान वितरण कैसे है, फिर दूसरे स्थान पर देखेंगे कि संस्कृति का असमान वितरण कैसे है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। देखिए, जो भारत है, इस भारत को आप दो भागों में बांट दीजिए। एक है विंध्य पर्वत के उत्तर में, विंध्य पर्वत के उत्तर में मतलब उत्तर भारत, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में अर्थात दक्षिण भारत। तो ये देखिए, जो उत्तर भारत है यह गंगा की घाटी है, और जो गंगा की घाटी है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी या संपदा ज़्यादा है। और जो दक्षिण भारत है यह दक्कन के पठारों में है। तो ऐसी स्थिति में जो दक्षिण भारत है यहाँ पर क्या है, ये संपदा कमज़ोर है। तो इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण के बीच में एक असमान विकास हुआ था, असमान आर्थिक स्थिति मौजूद थी। इसलिए उत्तर और दक्षिण के बीच जो जंग चल रहा था उस जंग को कालांतर के शासक संभाल नहीं पाए। ये भी आपने समझ लिया होगा कि उत्तर और दक्षिण का क्या प्रश्न है। भाई, संपदा का असमान वितरण होने के कारण तो आपने देखा कि सोवियत संघ टूट गया, क्योंकि सोवियत संघ में जो विकास हुआ था वह सोवियत संघ अर्थात रूस का, जिससे रूस टूट करके बना है। तो जो सोवियत संघ था उसमें कुछ क्षेत्रों का विकास उद्योग के लिए किया गया था, कुछ क्षेत्रों का विकास कृषि के लिए किया गया था। तो ठीक वही चीज़ तो यहाँ पर भी आ रही है,
ठीक है, वहाँ पर भी असंतोष था, यहाँ पर भी असंतोष था। हाँ, अगर कोई करिश्माई व्यक्तित्व होता तो इस असंतोष को समाप्त कर सकता था, लेकिन अशोक के बाद उनके जो उत्तराधिकारी रहे हैं उनमें वो करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव देखने को मिलता है। अब एक चीज़ ये बनता है कि सांस्कृतिक असमानता। तो देखिए, जो सांस्कृतिक असमानता है ये क्या है। देखिए, उस समय भी और आज भी भारत के विविध क्षेत्रों में अलग अलग बोली है, भाषा है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, ठीक है। तो इनके कारण लोगों में क्या है, सामंजस्य नहीं है, सौहार्द नहीं है, एक दूसरे से हमेशा अलग से महसूस करते हैं। और यही जो अलगाव है, इस अलगाव ने क्या किया, ठीक है, विघटन का बीज बोया था। क्लियर। और अब हम लोग देखते हैं प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। तो जरा हम लोग देख लेते हैं प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण क्या है। प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, देखिए, प्रशासन का अतिशय केंद्रीयकरण ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसका विचार है? आप कहेंगे रोमला थापर का विचार है। तो देखिए, जो मैडम रोमला थापर हैं वो कहती हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था इसमें राज्य को देवता बना दिया गया था। राज्य को क्या बना दिया गया? देवता बना दिया गया। और व्यक्ति की इच्छा को और व्यक्ति को इसी देवता के नाम पर अर्पित कर दिया गया था। क्लियर। तो राज रूपी देवता का जो नियंत्रक था, कंट्रोलर था, वह था सम्राट। और यही सम्राट समस्त शक्तियों का स्रोत था। यहीं से कार्यपालिका निकलती थी, मतलब एजुकेशन का कार्य होता था, जुडिशरी का कार्य होता था, लेजिस्लेशन का कार्य होता था, यही प्रधान सेनापति था। मतलब सारी की सारी सत्ताएं इसी सम्राट के अधीन थी। लेकिन इन सत्ताओं को कौन चला सकता है? जाहिर सी बात है कि सम्राट का करिश्माई होना जरूरी है। अगर सम्राट करिश्माई है तो इन सारी सत्ताओं को लेकर के चला सकता था। लेकिन जो अशोक के उत्तराधिकारी आते हैं उनका जो व्यक्तित्व था उसमें करिश्मेटिक फिगर या करिश्मेटिक व्यक्तित्व का अभाव था, या करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव था। और यही कारण है कि वे शासन और प्रशासन को संभाल न सके। कौन कह रहा है? तो आप कह देंगे कि यह कह रही हैं मैडम रोमला थापर। ठीक है। और अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, और वो है कि समरी बना लेते हैं कि किसने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किसने क्या क्या बातें कही थी। तो एक एक वर्ड में आप करते चले जाइएगा, एक एक सेंटेंस में। प्रोफेसर एचपी शास्त्री, इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मणों का असंतोष ही मौर्यों के साम्राज्य के लिए उत्तरदायी है। आपके लिए आसान हो जाएगा ये मैटर। ठीक है। और राय चौधरी साहब या हेमचंद राय चौधरी साहब का क्या कहना है? राय चौधरी, इनका क्या कहना है? तो आप कह देंगे अशोक की शांतिवादी नीतियां या अहिंसावादी नीतियां। अशोक की शांतिवादी नीतियां या अहिंसावादी नीतियों में विश्वास। क्लियर। फिर इसके बाद और कौन आता है? प्रोफेसर कौशाम्बी आते हैं, डीडी कौशाम्बी आते हैं। तो डीडी कौशाम्बी क्या कह रहे हैं? तो इनका कहना है कि आर्थिक बदहाली, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक बदहाली। और आर्थिक बदहाली के लिए कौन दोषी मानते हैं ये? तो आप कहेंगे कि यह अशोक को ये दोषी मानते हैं। ठीक है, कि अशोक ने अगर धर्म के प्रचार के लिए राजकोष खाली न किया होता तो मौर्य साम्राज्य की जो उत्तराधिकारी आए उनको आर्थिक समस्याओं का समाधान न करना पड़ा होता। क्योंकि कौशाम्बी सर का कहना है कि राजाओं की शक्ति उसके राजकोष पर होती है। ठीक है, क्योंकि राजकोष जितना स्ट्रांग होगा उनकी तलवारों में धार भी उतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन प्रोफेसर डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि अशोक ने क्या किया? अशोक ने तो राजकोष को खाली कर दिया था, इसलिए ठीक है उनके उत्तराधिकारी इसका सामना साम्राज्य को संभाल न सके। फिर एक है डीएन झा सर,
और डीएन झा, प्रोफेसर डीएन झा, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी थे, इन्होंने दोनों लोगों को सपोर्ट कर दिया। किसको किसको सपोर्ट कर दिया मैडम? रोमला थापर को भी सपोर्ट कर दिया, और किसको? ये डीडी कौशाम्बी को भी सपोर्ट कर दिया। और इसके बाद आती हैं रोमला थापर। आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि शासन का केंद्रीकरण ही मौर्य साम्राज्य के विनाश के लिए उत्तरदायी था। तो अब हम निष्कर्ष क्या ले सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि अशोक पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था, लेकिन याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य का विनाश समय के साथ घटित होने वाली परिस्थितियों का एक निर्णय था। क्लियर? यहाँ पर अशोक को बहुत हद तक आप मत दोषी ठहराइएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, और वो है मौर्य सामाजिक स्थिति। ये आपका नया टॉपिक होगा। तो जो नया टॉपिक है सामाजिक स्थिति, इसमें अगर आप टैक्टफुली पढ़ते हैं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है आपकी किताबों के अंदर, लेकिन अगर आप इसे टैक्टफुली पढ़ते हैं तो नेचुरली ये बहुत छोटा हो जाता है। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि कैसा समाज है यहाँ। आप कहेंगे शरण वर्णाश्रम है यहाँ। वर्णाश्रम का मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है। ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है। ठीक है? जब आप ये इतना कर लें तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा। कौटिल्य निर्देशित करते हैं, सम्राट को निर्देशित करते हैं कि वो वर्ण धर्म का पालन कराएं। वर्ण धर्म का पालन कराएं। किसको निर्देशित कर रहे हैं? सम्राट को निर्देशित कर रहे हैं। ये क्या होता है वर्ण धर्म? मतलब ब्राह्मण का जो कार्य है ब्राह्मण वही काम करेगा, क्षत्रिय अपना काम करे, वैश्य अपना काम करे और शूद्र अपना कार्य करे। इसी को कहा जाता है वर्ण धर्म। और वर्ण धर्म को लागू कराने का निर्देश कौन दे रहा है? आचार्य कौटिल्य दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? सम्राट को दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन आप याद रखिएगा, यहीं पर आप समझ लीजिएगा, इन चारों वर्णों को, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को आचार्य कौटिल्य ने आर्य कहा है। और ये भी कह लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके जाइएगा कि उनका कहना है, आचार्य कौटिल्य का कहना है कि आर्य दास नहीं बनते। आर्य दास नहीं बनते, इसका मतलब शूद्र यहाँ पर दास नहीं होते थे। क्लियर? देखिए, ये जो चारों हैं ये आर्य हैं, सम्मिलित रूप से ये आर्य हैं। और आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? तो अब आपको यहाँ याद रखना है कि आर्य दास बनने के लिए नहीं होते। फिर आपको याद रखना होगा कि शूद्रों को आचार्य कौटिल्य ने वार्ता का अधिकार दे रखा है। वार्ता का अधिकार दे रखा है। अब ये वार्ता क्या है? तो आप कहेंगे वार्ता इक्वल टू होता है कृषि प्लस पशुपालन प्लस व्यापार और व्यवसाय। व्यापार व्यवसाय मतलब इन तीन चीज़ों को मिला दीजिए, 1, 2 और 3 को अगर सम्मिलित रूप से कहा जाए तो इसी को वार्ता कहा जाता है। तो इसका मतलब शूद्रों को वार्ता का अधिकार दिया गया था। ये तो आपने समझ लिया। लेकिन बच्चों, हमें एक बात और समझना होगा। ठीक है? वो क्या है कि आप यहाँ से हटे नहीं। ये देखिए, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 9। ठीक है? हम क्या बताने जा रहे हैं? तो आप कहेंगे सामाजिक विषमता को बताने जा रहे हैं। सामाजिक विषमता, मौर्यों के काल में सामाजिक विषमता चरमोत्कर्ष पर थी। सामाजिक जो
डिस्पैरिटीज थी, डिस्क्रिमिनेशन था, ये अपने टॉप लेवल पर था। ये क्या लिख दिया 2, 3, 6, 9। आप याद रखिएगा, सामाजिक विषमता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, क्योंकि अगर कुवचन मतलब गलियाना, अपशब्द कहना, अगर ब्राह्मण अपने से निचले किसी वर्ण को कुशब्द का या कुवचन शब्द का या गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो उसको केवल 2 पढ़ ही जुर्माना देना होगा। लेकिन यदि शूद्र अपने से ऊपर के किसी वर्ण को अपशब्द कहता है तो उसे 9 पढ़ देना होगा। ठीक ऐसे ही वैश्य 6 देगा और क्षत्रिय 3 देगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि समाज में वर्ग विषमता, ठीक है, और सामाजिक विषमता, ये सभी कुछ मौजूद है। अब हमको एक बात और याद रखना होगा, यहीं से हम मैटर निकालेंगे, कहीं भागना नहीं हमको, ठीक है, अन्यथा आप पढ़ते रह जाएंगे किताबी ज्ञान से और उलझ करके रह जाएंगे। अब हमने जब इतनी बात याद रखी तो आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये लोग चारों लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, तो मान लो कि जब एक साथ रहेंगे, ठीक है, पुरुष भी रहेंगे, स्त्रियां भी रहेंगी, तो क्या प्रेम मोहब्बत नहीं होगा? ठीक है, बॉडी अट्रैक्शन नहीं होगा? तो बॉडी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब बॉडी अट्रैक्शन होगा, प्रेम होगा, तो वहां वर्ण और जाति कहाँ देखी जाती है? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये ब्राह्मण क्षत्रिय से भी शादी करेगा, ब्राह्मण शूद्र से भी शादी करेगा, शूद्र ब्राह्मण से भी शादी करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होगा या नहीं होगा? आप सहमत हैं या नहीं है? ठीक है, जब एक साथ रहेंगे लोग, आमने सामने रहेंगे, तो ठीक है, प्रेम मोहब्बत होगा, और ये प्रेम मोहब्बत जो होती है, यह जाति वर्ण की सीमाएं नहीं देखती। तो ये जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होगा या संतान पैदा होगी, ठीक है, कोई जोड़ी नहीं कि विवाह ही हो, ठीक है, अगर संतान पैदा हुई, ठीक है, तो आप याद रखेंगे उसे वर्ण संकर कहेंगे। उसे क्या कहा गया? क्रॉस ब्रीड कहा गया, वर्ण संकर कहा गया, हाइब्रिड कहा गया। और इन वर्ण संकरों को आचार्य कौटिल्य ने शूद्र सधर्मा कहा है। शूद्र सधर्मा मतलब शूद्र के समान धर्म वाला कहा है। किसने? आचार्य कौटिल्य ने कहा है। ठीक, अब हम आपसे और बातें कहेंगे कि इन्हीं वर्ण संकरों से जातियों की उत्पत्ति होती है, जातियों की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे करके बता देता हूँ कि जैसे देखिए, अगर पिता ब्राह्मण है, ये पिता ब्राह्मण है, क्लियर, और जो माँ है वो वैश्य है, माँ वैश्य है, मतलब लड़की वैश्य, और ये पिता क्या है? ब्राह्मण है। तो जो संतान आएगी वह संतान क्या कही जाएगी? आप कहेंगे अम्बस्ट कही जाएगी, अम्बस्ट जाति। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न और आता है, और वो है, ठीक है, निषाद तो आप सभी जानते होंगे, मान लीजिए अम्बस्ट टाइटल आपको नहीं पता है, लेकिन निषाद तो सभी जानते हैं। अगर पिता ब्राह्मण है, ये देखिए लिखा है पिता ब्राह्मण है और माँ शूद्र है, तो इससे जो उत्पन्न संतान होगी उसी को निषाद, राज या केवट कहा जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर शूद्र पिता और क्षत्रिय मां से अगर संतान उत्पन्न होती है तो वही चांडाल होगी, वही चांडाल होगी। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर है कि आचार्य कौटिल्य ने इन वर्ण संकरों को क्या बताया? इन वर्ण संकरों को कहा कि ये काफ़ी हेय होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है, और इनका निवास कहाँ होना चाहिए?
तो कहते हैं कि वर्णशंकरों को कभी भी, ठीक है, बस्तियों में नहीं रहना चाहिए, उनको नगरों से बाहर रहना चाहिए। आप याद रखिएगा, वर्णशंकरों को नगरों से बाहर रहने का निर्देश दे रहा है कौन? आचार्य कौटिल्य, और इसे सम्राट को कह रहा है कि आप इसे लागू करें और इन्हें, ठीक है, नगर की बस्तियों से बाहर कर दें। क्लियर? अब सवाल यहां पर है कि परिवार कैसा है, मौर्य साम्राज्य में परिवार कैसा है? तो बच्चों आप याद रखना, परिवार, मैं सोचता हूं कि जो वर्णवादी सोच थी, व्यवस्था थी, वो आपको अच्छी तरह से तैयार हो गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखिए परिवार यहां कैसा है। तो देखिए मौर्यों से पहले यहां पर दो बड़े पावर्स थे, एक महावीर स्वामी और दूसरे बुद्ध। और इस महावीर स्वामी और बुद्ध ने एक श्रमण परंपरा को जन्म दे दिया था। सन्यासी लोग बन रहे थे, तो लोग करते क्या थे कि अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते थे। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य आता है तो वह करता क्या है कि इस श्रमण परंपरा को समाप्त कर देता है और कहता है कि कोई व्यक्ति अपने घर को तब तक नहीं छोड़ सकता। मतलब वो कहता है कि यंग को, मतलब नौजवान को तो घर छोड़ने की अनुमति है ही नहीं, लेकिन वृद्ध अगर घर छोड़ता है तो वह तभी घर छोड़ सकता है जब तक कि उसने अपने आश्रितों को के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं किया है। अगर आपने अपने आश्रितों का भरण पोषण नहीं किया है, उनकी व्यवस्था नहीं की है, तो आप घर को या अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते। क्लियर हो गया? अब अगर पूछा जाता है कि मौर्यों के काल में परिवार का स्वरूप क्या था, स्वरूप, तो आप कहेंगे कि सर मौर्यों के काल में परिवार का जो स्वरूप था वह संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। आप इसे बार बार ना पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, उसे आप पढ़िए, वो आप सोच लीजिए। देखिए ये बार बार लिखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि 1947 से पहले, 1947 मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले इस देश में जो परिवार था वो संयुक्त परिवार ही था। लेकिन 1947 के बाद ये संयुक्त परिवार की परंपरा में, ठीक है, विघटन शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है विघटन? तो आप कह दोगे क्योंकि सर दो चीजों का विकास होता है, एक नगरीय जीवन का विकास होता है और दूसरी तरफ व्यक्तिवादी जीवन का विकास होता है। देखिए ये दो चीजें नहीं हैं। जब नगरीय जीवन आएगा तो बट नेचुरल है कि लोग व्यक्तिवादी होंगे, और जैसे ही वो व्यक्तिवादी हुए, ठीक है, मैं मेरा तू तेरा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और इसी के साथ संयुक्त परिवार की परंपरा भी यह टूट जाएगी। क्लियर? और इस प्रकार से आपने एक चीज़ देख लिया, एक बड़ा टॉपिक आपने देख लिया। और अब हम लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, और वो है स्त्रियों की स्थिति। मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति है, जरा हम लोग देखते हैं कि स्त्रियां वहां पर कैसी हैं। तो आप कहेंगे सर बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। ये अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, बेहतर नहीं है, इसका मतलब ये है कि सूत्र काल से बेहतर है, सूत्र काल से बेहतर है, लेकिन आज की तुलना में बेहतर नहीं है। ठीक है? क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि सर स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, और यही कारण है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्रियों के लिए अनिष्कासनी, जो घर से न निकलती हों, और असूर्यपश्या कहा गया है। क्लियर? जिसे सूर्य भी न देखता हो या जिसने सूर्य को भी न देखा हो वही असूर्यपश्या है। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा और दीक्षा ये क्या होगी, ये लगभग नहीं है। और जिसकी शिक्षा नहीं है वह आत्मनिर्भर नहीं है, और जो पर निर्भर है वह पर निर्भर कैसा है? पशुवत है, और ठीक है, पशुवत जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। अब एक नियोग प्रथा की बात आती है। आप कह देंगे सर नियोग प्रथा यहाँ मौजूद है, ठीक है। फिर आप याद रखिएगा विवाह की आयु, लेकिन नियोग प्रथा कौन कर सकता है? पति नहीं है, मृतक है,
या पति विदेशी हो चुका है या नपुंसक हो चुका है, तो ऐसी स्त्रियां ही, ठीक है, अपने पति के लोगों से, जो संबंधित लोग हैं या ब्लड से रिलेट करते हुए लोग हैं, उनके साथ वो जो है, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, ठीक है ना, तो वो शारीरिक संबंध रख सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है विवाह, तो आप कहोगे कि सर देखो, विवाह तो मोनोगैमी ही था, मतलब लोग एक ही विवाह करते थे, लेकिन जो अरिस्टोक्रेट लॉबी थी, मतलब कुलीन वर्ग था, उनमें बहुविवाह होता था, तो कुलीनों को तो समाज में आप गिनती करेंगे नहीं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मौर्य समाज में विवाह कैसा था, आप कहेंगे कि एक पति और एक पत्नी या मोनोगैमी का ही कॉन्सेप्ट था। और जब विवाह है तो विवाह विच्छेद भी था, विवाह विच्छेद भी था। तो विवाह विच्छेद में क्या था, मतलब पत्नी भी विवाह विच्छेद कर सकती थी और पति भी विवाह विच्छेद कर सकता था, ठीक है, मतलब दोनों को ये राइट्स था। अब विवाह की आयु क्या है, आप कहोगे सर 12 और 16 साल की है, मतलब लड़की की आयु 12 और लड़के की आयु 16 साल की होनी जरूरी थी, ठीक है। अब बात आती है कि सती प्रथा, तो आप कहोगे कि सर सती प्रथा नहीं है, जबकि स्ट्रैबो ने अपनी किताब भूगोल में लिखा है कि उसने कठिनियों को, मतलब कठ की पत्नियों को सती होती हुई, ठीक है, पढ़ा और सुना है, ठीक है। कठ ये जाति, ये कठ जाति कब आई थी, आप कहेंगे सिकंदर के आक्रमण के दौरान जब कठ मार दिए गए, तो जो कठनियाँ थीं उन्होंने सती व्रत का पालन किया था। अब देखिए स्त्रियों का व्यवसाय क्या है, तो आप याद रखिएगा कि स्त्रियां व्यवसाय करती थी। अभी तो आपने कहा निष्कासनी थी, लेकिन अब यहाँ आप करें कि व्यवसाय भी करती हैं, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिए आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्त्रियां व्यवसाय करती थी, तो आप कह दीजिएगा कि जो मौर्य काल में जो विधवाएं थीं, इनकी स्थिति बेहतर थी। क्यों? क्योंकि सर यह गुप्तचरी का काम करती थी। क्लियर? ये गुप्तचरी का कार्य करती थी, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि विधवाएं जो विवाह नहीं करती थी, मतलब पुनर्विवाह कर सकती थी, लेकिन जो विधवाएं विवाह नहीं करती थी उनको ये क्वेश्चन पूछ चुका है, छंद वासनी कहा जाता था, ठीक है। इसका मतलब विधवाएं राजकार्य करती हैं, गुप्तचरी का कार्य करती हैं, ठीक है, और इनको इस राजकार्य के बदले 1000 पर्ण वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ करता था। अब गणिकाओं की स्थिति देखा जाए, देखिए दुनिया का जो प्राचीनतम व्यवसाय है, दुनिया का जो प्राचीनतम व्यवसाय है, वह व्यवसाय क्या है, आप कहेंगे ये लिखा हुआ है, वेश्यावृत्ति, ठीक है। ये कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, चाहे आप व्यवस्थाएं कुछ भी कर लें, जब तक इंसान है तब तक ये व्यवस्थाएं रहेंगी। तो देखिए गणिका, तो ये जो गणिकाएं हैं, इनको अभी हमने आपसे बताया कि राजकार्य का कार्य करती थी, मुख्यतः ये गुप्तचरी का कार्य करती थी, और इन्हें जो है 1000 पर्ण इनको वार्षिक वेतन मिला करता था। और दूसरी जो वेश्याएं हुआ करती थी वो रूपा जीवा थी। ये रूपा जीवा क्या करती थी, तो आप कहेंगे कि सर ये स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी और यह आयकर दाता थी, मतलब यह टैक्स देती थी, राज्य को यह टैक्स देती थी। क्लियर? तो यह अपने एक महीने की जो आय होती थी उसमें से 3 दिन की आय राजकोष में जमा करती थी, ठीक है। और एक बात और है, और वो है पेशल रूपा। पेशल रूपा हाई प्रोफाइल एक वेश्या है, पेशल रूपा, ठीक है। ये क्या है, आप कहेंगे कि देखिए ये पेशल रूपा जो बार चलते थे, मतलब जो शराब मदिरालय हुआ करते थे, उस मदिरालय में मदिरा को पिलाने का कार्य करने वाली जो लड़की हुआ करती थी वो पेशल रूपा है, मतलब हाई प्रोफाइल, ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉस है, पेशल रूपा। फिर वहाँ आप हाईलाइट करके लिखिएगा कि आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि मदिरालय और वेश्यालय इन दोनों को शहर के दक्षिण में ही रखना चाहिए, ठीक है, शहर के दक्षिण में ही रखना चाहिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य में क्या दास्ता है, आप कहेंगे यस सर। मेगास्थनीज कहता है कि दास्ता नहीं है,
लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि 9 प्रकार के दास हैं। मतलब आपको याद रखना है 9 प्रकार की दासता का विवरण करते हैं वो कौन? आचार्य कौटिल्य। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं मनोरंजन कैसा है। तो आप कहोगे कि सर देखो वाग्जीवन, वाग्जीवन का मतलब ये होता है कि विविध प्रकार की बोली बोलकर, जैसे आप आज भी देखते हैं कुछ लोग बिल्ली की आवाज़ निकाल लेते हैं, कुछ लोग जैसे आप देखते हैं कि मोदी सर की आवाज़ निकालते हैं, मतलब कुछ लोग, ठीक है, मतलब दूसरे की आवाज़ को निकालने वाले लोग, वाग्जीवन एक तो ये था। फिर दूसरा है मनोरंजन का साधन कुशलव। कुशलव का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाले लोग, ठीक है, जो तमाशा वमाशा दिखाते थे उनको कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह जैसे आज भी होता है, उसमें तमाम तमाशा होते हैं, नाटक होते हैं, ठीक है, तो वो प्रेक्षागृह भी वहाँ पर होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। अब बात आती है खान पान। तो आप याद रखिएगा कि खान पान में, ठीक है, सीधी सीधी से आप बात याद रखिएगा कि इनका मुख्य खाद्य पदार्थ चावल है और इसके साथ साथ इनका मुख्य पेय दूध है, लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि वे चावल की शराब भी पिया करते थे। ठीक है। इनके वस्त्र कैसे बनते थे? तो आप कहेंगे कि सर देखो जो इनके वस्त्र बनते थे वो कपास से बनते थे। सूत मतलब कपास, अरे लिखा हुआ है, कपास से बनते थे, ऊन से बनते थे और चमड़े से बनते थे और रेशम से बनते थे, मतलब सन से बनते थे। क्लियर? और अब एक प्रश्न और आता है, ठीक है, कि शिक्षा कैसी है यहाँ पर। मौर्य काल में शिक्षा का पॉइंट ये छूट रहा था, तो आप याद रखिएगा मौर्य काल में जो शिक्षा है वो वर्णवादी है, मतलब वर्ण के अनुसार यहाँ शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। क्लियर? मतलब ब्राह्मण को मतलब पढ़ने पढ़ाने का ही होगा, क्षत्रिय को सामरिक शिक्षा दी जाएगी, वैश्य को उत्पादन की शिक्षा दी जाएगी और शूद्र को सेवा की शिक्षा दी जाएगी। मतलब जो मौर्य काल में शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था कैसी है? तो आप कहेंगे वर्णाश्रम पर आधारित है या वर्णधर्म पर आधारित है। ठीक है। और यहाँ पर मुख्यतः क्या क्या पढ़ाया जाता था? धर्म पढ़ाया जाता था और आर्थिक नीतियाँ पढ़ाई जाती थीं, राजनीतिक नीतियाँ पढ़ाई जाती थीं, व्याकरण पढ़ाया जाता था, ये सब पढ़ाया जाता था। व्याकरण और शिक्षा के जो केंद्र हैं, तो शिक्षा के मौर्य काल में शिक्षा के 3 बड़े केंद्र थे। एक कौन कौन था? तो एक तो तक्षशिला था, जहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और दूसरा शिक्षा का केंद्र क्या था? तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश का उज्जैन था, और तीसरा उत्तर प्रदेश का बनारस। ये शिक्षा के बड़े केंद्र हुआ करते थे। लेकिन हमें दुख है कि यह कहते हुए, ठीक है, कि मौर्य काल में अंधविश्वास और पाखंड अपने चरमोत्कर्ष पर आ चुका था, और यही वैदिक अंधविश्वास और पाखंड है जिसके कारण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने वैदिक धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ा था, और हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और अशोक ने भी और उसके उत्तराधिकारियों ने भी वैदिक धर्म को इसीलिए छोड़ दिया था। और अब बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।